चौधरी साहब, स्वागत है आपका। और आप लोग इस जी ठंडक में धन्यवाद। भी, जी आप लोग इस ठंडक जी में भी, मैं मुझे खबर मिलती रहती है, कहीं आप मोर्चा लगाए हैं, कहीं किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने भी फॉलो की थी, क्योंकि वो मेरे घर में भी इफेक्टेड था इसके साथ। वो जी जो जब ये विधानसभा चुनाव, आप लोगों ने वापस ले लिया अपना आंदोलन, क्योंकि मोदी सरकार ने आपसे कहा कि हम आपकी सारी मांगों पे विचार करेंगे एक समय सीमा के अंदर, एमएसपी इत्यादि इत्यादि। ठीक है, कोई देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ अगर सरकारी कोई झूठ बोलने लगे तो कोई क्या कर सकता है। खैर, आपने उनकी बात मानी, आपने किसान आंदोलन वापस लिया। उत्तर प्रदेश सरकार जब इलेक्शन था तो उसने ये बार बार कहा था कि गन्ना का जो किसानों का जो बकाया है, मैंने उनके मैनिफेस्टो में लिखा है, सरकार आने के 21 दिन के अंदर हम उसको सब साफ कर देंगे। तो पहला प्रश्न तो यह है चौधरी साहब कि उसकी स्थिति क्या है आज की तारीख में? गन्ना किसान बकाया जो बाकी था, क्या सब साफ हो गया? क्योंकि आप लोग उसके लिए भी एक आंदोलन कर रहे हैं, उसको जरा ठीक से हम लोगों को और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि गन्ना किसान का मामला कहां तक पहुंचा। मैं आपको दो बात, इसको तीन चरण में बताना चाहूंगा। जी इस बार मेरी उम्र के 70 साल हो गई और मैं 60 साल से करीब मैं खेती में हूँ। 10 साल का ही लग गया था गन्ने खेती कराने में अपने पिताजी के साथ। 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ इस साल कि अभी तक 2 महीने 10 दिन हो गए, 70 दिन मिल चलते हो गए, उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलें चलते हो गई। 34 करोड़ कुंटल किसान गन्ना डाल चुके हैं, जो करीब 12,000 करोड़ रुपए बैठता पिछले रेट के हिसाब से, पिछले साल रेट था गन्ने का। और अभी तक सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। गन्ने की पर्चियां ब्लैंक जा रही है फैक्ट्री पर, उन पर कोई रेट नहीं डाला जा रहा है। ये इससे बड़ा मैंने दुर्भाग्य इस देश में कभी देखा नहीं आज तक कि 70 दिन से मिल चलती हो गए और अभी तक किसानों को ये नहीं मालूम हमें हमारा भाव क्या होगा, क्या रेट हमारा गन्ना जा रहा है, इसको हमें मिलेगा क्या, अभी तक ये नहीं मालूम। और उससे भी दुख की बात मुझे ये लगी है कि इस मुद्दे को हम 2 महीने से चला रहे हैं, स्टेट के अंदर लड़ रहे हैं हम लड़ाई अपने संगठन से। कोई विपक्षी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा, उत्तर प्रदेश का कोई संगठन नहीं बोल रहा उस मुद्दे पर। पता नहीं सरकार ने सबको कैसे चुप करा दिया है। लगता है फैक्ट्री वालों से ऐसा दबाव में है सब कि गन्ने वक्त बोलने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी यात्रा गई यूपी से निकलकर, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद राहुल गांधी के सलाहकार हैं वो बागपत जो गन्ना भाव क्षेत्र बहुत बड़ा, कम से कम इस मुद्दे को उठाएंगे गन्ने को कि अभी तक भाव क्यों नहीं तय हुआ। लेकिन एक शब्द भी राहुल गांधी ने बोला इस पर, और यात्रा निकल गई यूपी से बाहर, और न ही किसी सलाह दी कि भाई इस पर बात करो, आप गन्ने पर बात करो। जबकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद राहुल गांधी मुद्दा उठाए, लेकिन कोई बात गन्ने पर नहीं की गई। उनके सलाहकारों ने नहीं बताई उन्हें बात, या जानते नहीं वो गन्ने के बारे में, ऐसा हो सकता है, ये मैं सोचता हूँ जानते ना हो वो। तो उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ का गन्ना डाल चुके हम, अभी तक ये नहीं मालूम भाव क्या होगा। 34 करोड़ कुंटल समझ लो आप, ऐतिहासिक नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था बागपत में आके एक रैली में कि हमें आप उत्तर प्रदेश में लाओ सत्ता में, और जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 66, शुगर कंट्रोल ऑर्डर एक्ट 6633A जो ये कहता है कि अगर 14 दिन गन्ने भुगतान नहीं होता है तो 15वें दिन मिलों को 15% ब्याज से किसानों को पैसा देना होगा। हाईकोर्ट इसका ऑर्डर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट 2 बार गन्ना आयुक्त को तलब कर चुका है, लेकिन आज तक किसान को एक पैसे का ब्याज नहीं मिला, जो करीब 12,000 करोड़ रुपए का आसपास बैठता। अब तक हमारा वो पैसा मिला नहीं, आज तक हमें ब्याज नहीं मिला आज तक गन्ने का। और भुगतान की तो बात ही खत्म करो आप, जब पैसे यही पता है रेट क्या है, जब भाव तय नहीं हुआ इस साल तो भुगतान तो बात की बात हो गई, लेकिन भाव डालो सरकार तैयार ही नहीं है। हम सरकार से कह रहे हैं जो भी भाव हो आप डाल तो दो, बताओ सही हमें आप कि हमारा गन्ना इस भाव जा रहा है, लेकिन बताने को तैयार ही नहीं है और ना ही कोई संगठन लड़ने को तैयार। अब जिनकी बात कर रहे थे आप कि बड़े संगठन, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के, उनके मुंह से एक शब्द गन्ना निकला अभी तक कि गन्ने की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, गन्ने किसानों की क्या पोजीशन है, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। कुछ सरकार के एजेंट बने बैठे हैं और कि मेरों ने अपने एजेंट बना लिए हैं। स्थिति ये होगी उत्तर प्रदेश की आज, किसान परेशान है, गन्ना डाल दिया है और उसे नहीं पता मुझे मिलेगा क्या इसका। अब आप समझ लो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। लखनऊ की असेंबली में ये सवाल उठा आज तक, दिल्ली की पार्लियामेंट में 80 MP जाते हैं उत्तर प्रदेश से, किसी सवाल उठाया आज तक।
एक सवाल उठा किसी ने भी बात को लेकर। अब मैं आपसे यही बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, इसको आप देख लो। हमने कल इनके जो गन्ना आयुक्त थे उनके दफ्तरों में तालेबंदी की है। उससे पहले हम जिला गन्ना अधिकारी गन्ना जाकर दफ्तर में उन्हें गन्ना भी भरा, गन्ना समिति में ताले भी लगाए। इनके गन्ने में हमने जगह जगह होली भी जलाई, लेकिन कोई फर्क नहीं। सरकार कानों तिल डाले बैठी है और कोई अधिकारी बताओ तैयार नहीं हमसे गन्ने का भाव क्या होगा। गन्ना मंत्री का कोई शब्द नहीं आया, गन्ना आयुक्त का कोई वर्ड नहीं आया, सरकार नहीं बता रही तैयार है। और कोई संगठन जो बड़े अपने आप को लीडर घूमते हैं लगा के चेहरे पूरे हिंदुस्तान में, हम संगठन साहब मीडिया दिखाता है ये किसान नेता है, ये हिंदुस्तान के नेता है, ये बसपा नेता, एक शब्द नहीं बोल रहे आज वो गन्ने पे, एक शब्द नहीं बोल रहे। सरकार के साथ सरेंडर कर चुके हैं सब। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की बता रहा हूं आपसे मैं। बड़े उम्मीद थी हमें बागपत में कि राहुल गांधी शायद जो लोग मिले हैं वो रखेंगे मुद्दे को, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा वहां भी। बड़े मायूस वो किसान, मुद्दा नहीं उठा रहा वो। जी चौधरी साहब, एक चीज और पूछनी थी मैं अपनी जानकारी के लिए। जो जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय जो गन्ने का बकाया था जो भी था वो क्या सब मिल चुका है? सब पेमेंट हो चुका है उसका? नहीं, उसका भी रह गया अभी, उसका बकाया भी नहीं हुआ अभी तक। कई मिले ऐसी है आपके पड़ोस में, मोदी नगर फैक्ट्री है, आपके दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर दूर सिंभावली फैक्ट्री, मोदी फैक्ट्री, आपकी बजाज ग्रुप की पूरी फैक्ट्री है, इनका पिछला भी बकाया नहीं हुआ अभी तक। सिंभावली मिल का पिछले साल का मार्च दिसंबर महीना पूरा हुआ है, इस साल का शुरुआत हुई मतलब ही नहीं, इस साल का भुगतान नहीं हुआ अभी तक। कई बार हम लड़े हैं, धरने दिए डीएम के यहाँ, लेकिन अभी तक पिछला भुगतान भी नहीं हुआ। और हमें दुख इस बात का है, जब भी भुगतान हो 1 साल बाद हमारा मूल मिलेगा, केवल ब्याज नहीं मिलेगा। अब आप बताओ, किसी किसान ने गन्ना आज गिरा है, उसके बाद बैंक का ब्याज है, बैंक का लोन है, और उसे सोचकर गन्ना अपना डाला कि मैं लोन निपटाऊंगा, तो उसका 1 साल तक पैसा नहीं मिला और बैंक का 1 साल का ब्याज डी होगा उसके ऊपर, तो उसकी स्थिति खराब हो गई। ये स्थिति बनी हुई है। अभी पिछला बकाया नहीं मिला, अगले की तो बात छोड़ो आप, इस साल का तो रेट ही तय नहीं है क्या मिलेगा, इस साल का तो भाव ही तय नहीं है अभी तक क्या मिलेगा। भाव तय नहीं है तो भुगतान क्या होगा। और सवाल यह है कि कोई बोल नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा। असेंबली में क्वेश्चन नहीं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों का मुद्दा नहीं है ये। मैं तो ये समझा हूं और ये देख रहा हूं 70 साल से कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उसके आगे जो विपक्ष होता है वो अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी बात करता है, हम ये भी करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आता है तब फिर सब कुछ भूल जाता है वो भी। फिर वही सत्ता का नशा, वही तमाम वही कारपोरेट के साथ बैठना, उनके साथ दोस्ती करना, और सब उन्हीं की बात करते हैं। आज क्योंकि शुगर इंडस्ट्री इतनी मजबूत है यूपी के अंदर कि तमाम पार्टी के लोग चंदा लेते हैं चुनाव में इनसे। शुगर फैक्ट्री खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कोई तैयार नहीं हो रहा है, अपने मनमानी कर रही है, वो लूट रही है किसानों को, समझ लो आप। जी। और पूरे हिंदुस्तान का आधा गन्ना हम पैदा करते हैं, आधी चीनी उत्तर प्रदेश देता है पूरे भारत को, आधा शुगर, समझ लो आप। हम 1/2 में हैं पूरी हिंदुस्तान के अंदर, और हमारी दूसरा जगह आप क्या हो रही है, आज लूटे जा रहे हैं खुलेआम, कोई बोलो तैयार ही नहीं है। आज भाव तय नहीं हुआ अभी तक, 70 दिन हो गए, इतना ही और रहेगा सीजन, 70 दिन का सीजन बाकी रह गया है। मार्च बाद मिल चलेंगी, आज दिसंबर निकल गया, जनवरी आ गई, 10 आ गई, और भाव तय नहीं हुआ अभी तक। ये आजादी के वास्ते पहली बार ऐसा हुआ आज कि सरकार ने भाव तय नहीं किया है। भाव क्या होगा हमारा, ये बड़ा दुख है हमें इस बात का। भाव में कोई नहीं बोल रहा, देखिए आप जी, और कोई बोल नहीं रहा, ये बहुत तकलीफ हो रही है इस बात को कहते हुए आज। चल साहब, मैं हमसे अधिकारी कहते हैं आप बोल रहे हो, और तो बोल रहे कोई भी जी, सब सरेंडर कर गए, कुछ मिलों से दब गए, कुछ सरकार दबा दिए, बोलो मत, बात खत्म हो गई। इधर गन्ना का पेमेंट नहीं, गन्ने का भाव नहीं, और आवारा पशुओं की हालत यह है कि रात भर किसान पूरी रात अपनी झोंपड़ी डाल के रखा रहे, गेहूं रखा रहे, जौ, तमाम फसल रखा रहे हैं बेचारे, पूरी रात रखा रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और कांटेदार तार लगाया है तो सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जो किसान खेत की बाउंड्री पर कांटेदार तार लगाएगा उसके खिलाफ FIR होगी। मतलब कांटेदार तारी मत लगाओ और खेत खिलाओ। और तमाम खेत खा रहे हैं खुलेआम, पूरी रात लोग जंगलों में रह रहे बेचारे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसान की हालत सबसे ज्यादा खराब है इस टाइम, और कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई नेता बोल रहा नहीं, बात बहुत दुख है इस बात।
जी मैं चौधरी साहब 2 आपको महीने बात हो गया मैं, जी लेकिन कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं कर रहा। जी मैं तो मैं ये चौधरी साहब इतनी आप बड़ी मीटिंग बनी हुई है, आप समझ लो आप। जी तो मैं चौधरी आपसे साहब मैं कहना चाहूंगा जी कि सत्ता में जाके बैठ के और बात कहना, सत्ता से बाहर और बात कहना, ये बड़ा डिफेंसिस हो गया, जी बहुत फर्क हो गया मैं है। जो जनता सत्ता के चौधरी बाहर साहब मैं बात करते आप हैं, सत्ता में जाते भूल जी जाते हैं सब कुछ, जी फिर उन्हें याद नहीं चौधरी रहता साहब मोदी ने क्या क्या कहा है वहां। मैं चौधरी तो साहब मैं आपके पास आपसे फिर कहना से आता चाहूंगा, हूँ जी और मैं की लड़ाई आज हमारी है, ये लड़ाई किसानों की है, पब्लिक की लड़ाई, जनता की लड़ाई है। मैं तो आज नतीजे पहुंचा हूं कि इस देश में अब संघर्ष जनता का है, जनता की लड़ाई है आज। अगर डीजल महंगा होता है जनता झेलती है, डीजल पेट्रोल महंगा होता है जनता झेलती है, और आपकी गैस महंगी होती है, जनता झेलती है, किसानों को भाव नहीं मिलता किसान झेलता है। लेकिन जी एक बार भी जिस पार्टी को मौका मिले सत्ता में आने का, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सबकी पेंशन बनी हुई है, सब पेंशन लेते हैं अब लगातार, सबके संबंध कारपोरेट से हो गए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल पेट्रोल का। इसलिए इस देश में लड़ाई जनता की है, और जनता को ही लड़नी होगी, ठीक है जनता को ठीक ही है मैं लड़नी होगी लड़ाई ये। बस जी मैं जी कहना मैं चौधरी साहब मैं आपके पास आता हूं। मैं जरा चौधरी साहब आपसे एक चीज समझूं। चौधरी साहब एक और बात आ रही है और वो थोड़ा आंदोलन से हटके है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे और हम लोग एक सुनते थे कि उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान, तो खेती सबसे उत्तम है। आज लेकिन वो बिल्कुल पूरा उल्टा हो गया है। जो नौकरी कर रहा है वो सबसे अच्छा माना जाता है, गांव में उसकी सबसे ज्यादा इज्जत है, वो आता है, पेंशन भी मिल रही है, मजे में रहता है। उसके जो खेती कर रहा है वो और मजदूर के आसपास का वो आदमी हो गया है। मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि हमारे घर में भी ये समस्या, आपके यहां भी होगी ये जो, और राहुल गांधी भी इस समस्या को बोल रहे हैं कि अब अगली जनरेशन नवयुवक अब खेती नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। वो इतनी अब उस खेती में कुछ रह ही नहीं गया है, रात में पानी चलाने जाइए, वो इस बात को एड्रेस कर रहे हैं। तो मुझे मुझे थोड़ा इस पे भी आपसे समझना है कि आप लोग कैसे सोचते हैं, इसको क्या करेंगे। ठीक है, जमीन है, बाप दादा की जमीन है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे। इसकी वजह ये रही है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको महसूस किया था, और उन्होंने एक बात कही थी कि हमने हिंदुस्तान के एम्प्लॉयज को सिक्योर कर दिया पे कमीशन लगाकर, और एक कानून बना दिया भारत के अंदर कि जो कोई नौकरी, सरकारी नौकरी करता है, उसका पे कमीशन लागू कर दिया कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी उसकी प्राइस उसकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। तो शास्त्री ने एक बात कही थी उस टाइम पर, इसी तरीके से हम किसानों को सिक्योर करना चाहते हैं भारत के अंदर। तो तब बनाया गया कृषि मूल आयोग, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया गया उस टाइम, और उसको जिम्मेदारी दी गई कि एक किसान के 2 बेटे हैं, एक बेटा नौकरी में जा रहा है, एक घर खेती कर रहा है, नौकरी वालों को हमने सिक्योर कर दिया, उसका पे कमीशन लागू कर दिया हमने, और एग्रीकल्चर जो कर रहा है गांव में उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं कि पे कमीशन वो बना दिया, एग्रीकल्चर कमीशन, प्राइस कमीशन, उसकी जिम्मेदारी दी गई कि जो लागत जिस तरह हमारी बढ़ती जाएगी हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा, हमारी फसल दाम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन पे कमीशन तो आज तक काम कर रहा है, और एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन फेल हो गया। तो उसमें हुआ ये कि उस वक्त सन 67 या 68 में जब ये बना प्राइस कमीशन हमारा एग्रीकल्चर का, तो डीएल हमारी लागत में 50 पैसे लीटर था उस टाइम, 40 पैसे लीटर था उस टाइम, और आज 100 रुपये लीटर है। तो तब से आज तक हमारी फसलों की लागत 300 गुना बढ़ी, 300 गुना बढ़ी हमारी लागत, और हमारे प्राइस कितने बढ़ाए गए, सिर्फ 15 गुना। तो 15 गुना प्राइस बढ़ाए गए, गारंटी मिली नहीं एमएसपी की। तो लगातार जो सर्विस वाला था जिसकी तनख्वाह 100 रुपए थी, उसकी आज 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, उस टाइम हम 1 क्विंटल गेहूं बेचकर, जब गेहूं की कीमत 80 रुपए थी सन 67 में, तो 1 क्विंटल गेहूं बेचकर हम लेते थे 150 लीटर डीजल, 150 लीटर डीजल खरीदते थे उस टाइम हम। 1 क्विंटल गेहूं में हमारी कीमत 1.5 डीजल थी 67 में। आज सरकार कहती है हम गेहूं का दाम तय करे हुए हैं 2000 रुपए क्विंटल, आज डीएल आ रहा है 50 लीटर, 2000 रुपए में 20 लीटर सॉरी। अब आप अंदाज लगा लो कि जब 70 रुपए गेहूं का भाव था हमारा 67 में, तब डीजल हम लाते थे 150 लीटर, आज 2000 रुपए गेहूं का भाव हमारा, हम डीएल ला रहे हैं 20 लीटर। तब यूरिया खाद हमारे साथ 7 रुपए का, हम 1 क्विंटल गेहूं बेचकर
यूरिया कट्टे आते थे हमारे 15, आज हमारे 10 कुंटल गेहूं बेच के 1 कुंटल गेहूं में 3 कट्टे आते यूरिया के हमारे। डीएपी का 1 कट्टा आता है खाली। तो हमारी लागतें जो बढ़ी उससे किसान बराबर चला गया। अभी आंकड़ा आया है सन 2000 से लेकर 2016 तक का, 2000 से 2016 तक किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, मेरा धान बिकता है 18 रुपए किलो मिनिमम प्राइस पर, मिनिमम प्राइस सरकार तय करती है मिनिमम प्राइस, और मेरे धान का जो राइस मिलर खरीद कर ले आता है 18 रुपए किलो, वो चावल बेचता है मॉल में मैक्सिमम प्राइस। धान मिनिमम, चावल मैक्सिमम, गेहूं मिनिमम, आटा मैक्सिमम, उड़द मिनिमम, दाल मैक्सिमम, दूध मिनिमम, मिल्क प्रोडक्ट मैक्सिमम, टमाटर मिनिमम, सॉस मैक्सिमम। तो तमाम जो रॉ मटेरियल है भारत का किसान जो कर रहा है वो मिनिमम, उसका जो वाइड प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि इस देश में एक कारपोरेट है जिसकी संस्था है फिक्की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक गठबंधन होता है और वो एग्रीमेंट ये होता है कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, आप सत्ता में लाओ, सत्ता जब आपके हाथ में आ जाए तो जो हम खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल मार्केट से, गांव से, उसका प्राइस नहीं बढ़ाएंगे आप, और बायो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसका प्राइस कम नहीं करेंगे आप। उसका पालन आज तक होता आ रहा है। उसका नतीजा आज ये है कि उत्तर प्रदेश में 70 दिन चलते हो गए फैक्ट्रियां करने की, आज तक भाव तय नहीं हो रहा, भाव तय नहीं हो रहा, और मेरे वाले गन्ना ले रहे हैं बिना भाव के लिए। और उनकी चीनी पहले दिन से रेट पे जा रही है, उनकी मैली रेट पे जा रही है, उनकी खाद बिक रही है रेट पर। 1 किलो चीनी उधार नहीं जा रही, 1 किलो मड प्रेस उधार, और हमारा गन्ने का पैसा एक स्टार नहीं मिल रहा। इससे साफ हो गया कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों का कारपोरेट साथ गठबंधन है और ये किसान को लूट में शामिल है। सब कोई फर्क इन पर पड़ता नहीं है। हम खुश हो जाते हैं, ये आएगी वो आएगी। अब एक और जवाब दूंगा आपको भाजपा के बारे में। ये एक ऐसी पार्टी है भारत की, ये एक ऐसी पार्टी है, बाकी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अगर हमें 100 रुपए देती थी तो प्रचार करती थी 1 रुपए का। ये एक ऐसी पार्टी आई है हिंदुस्तान में, 1 रुपया खर्च करती है, प्रचार करती है 1000 रुपए का। यानी पहली बार सुना है मैंने कहते हुए, क्या पता आपको, गन्ने का भुगतान हुआ हमारा, हमने गन्ना दिया, पेमेंट हो गया। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इतने लाख रुपए हमने किसानों के खाते में भेज दिए, गन्ने पेमेंट, इतने लाख हमने गेहूं के भेज दिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई, हमारा भुगतान तब मिला, उसको भी ऐसा पेश कर रहे हैं कि सरकारी ख्याल जो हमारे पास पहुंचवाए हो। तो ये जो पार्टी है, जो मोदी सरकार जो है, ये बहुत बड़ी प्रचारक सरकार है। और आप कह रहे हिंदू मुस्लिम बात, उसको सुन लो आप। मैं आपको ताजुब बता दूं, एक बुजुर्ग मेरे पास आए, मैं बैठा हूँ बाग में अपने, मेरे गांव गए थे, और मुझसे आके बोले कि आपने एक बात सुनी है, मैं बताओ, कि मोदी ने पाकिस्तान को पानी फेंक दिया, भेज दिया, और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई, और मोदी ने पाकिस्तान डुबो दिया पानी से। मैंने आपसे कहने की ये बात, बोले मुझे अभी सुनी मैंने। तो ये आरएसएस जो है, ये नेटवर्क इनका, ये गांव में घर घर जाकर यही समझाता है कि मोदी ने पाकिस्तान डुबो दिया, मोदी दुनिया के माने नेता है। और पूरा कारपोरेट मीडिया पूरे दिन, जब पूरे दिन चलाओगे आप हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो लोग टीवी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहकते हैं। क्योंकि ये मिसाल है पुरानी, आप दुकान पर जाओ, आपको मुझे लिरिल साबुन चाहिए, दुकानदार कहेगा नहीं ये साबुन नहीं है, ले जाओ आप, ये फ्री मिलेगी। तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैंने कहा नाम सुने नहीं कभी, मैं नहीं लेता। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते बल्ला पकड़ता क्रिकेट का, वॉलीबॉल नहीं खेलता, वो कबड्डी नहीं खेलता गाँव में, क्योंकि क्रिकेट प्रचार हो रहा है। तो आज की तारीख में पूरा भारत का कारपोरेट मीडिया मोदी में हो गया है, मीडिया अडानी का है, मीडिया अंबानी के हाथों में है, और सीधा एग्रीमेंट है, तुम्हारा प्रचार करो और हम तुम्हें देश को बेच के देंगे। और ये बात सही है, हमें राहुल गांधी सिखा नहीं है। राहुल गांधी ने एक ऐसा काम किया हिंदुस्तान में कि 1894 का कानून, जिसके तहत 4 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन छीनी गई हिंदुस्तान के अंदर किसानों की, शहर के विकास के नाम पर, इंडस्ट्री के विकास के नाम पर। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने भट्टा पार्सल के बाद
पब्लिक में ऐलान किया था कि ये कानून नहीं चलेगा अब जिसमें किसान मारे जा रहे हैं, मैं जाऊंगा और अपनी पार्टी में रखूंगा, इस कानून को समाप्त करूंगा। और राहुल गांधी पार्टी में गए, जयराम ने जिम्मेदारी दी और वो कानून समाप्त किया। और पूरी भाजपा शामिल थी उस कानून पास कराने में, अकेले मोदी नहीं थे। और फिर मोदी के पास गए सब कारपोरेट, जाके बोला मोदी ये क्या हो गया, आपकी पार्टी भी शामिल थी, ये कानून पास करा दिया, अब जमीन क्या छीनेंगे हम लोग। तब एग्रीमेंट हुआ मोदी जी का कारपोरेट का, मैं दिल्ली में लाओ प्रधानमंत्री, मैं तो वही काम ला के दूंगा। और जब 14 प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो मोदी 3 अध्यादेश लाए थे नए कानून को रद्द करने के लिए, 3 अध्यादेश नहीं कर पाए, फिर ले आए बिल, नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी का सबसे बड़ा कामर किया किसी ने हिंदुस्तान में, राहुल गांधी ने नया कानून बना के भूमि अधिग्रहण का। मेरे गांव के पास नहर निकल रही है, 2013 में उसका मुआवजा था 6 लाख रुपए एकड़, और आज राहुल गांधी के भूमि अधिग्रहण कानून के लाने के बाद आज 72 लाख रुपए मुआवजा मिल जाए एकड़ का, 72 लाख रुपए एकड़। किसानों की लूट रुक गई जमीनों की। लेकिन हुआ क्या, वो जो कारपोरेट मीडिया था, जिस व्यक्ति ने कानून लाया भूमि अधिग्रहण, जिनने बुनियादी काम किया और अंग्रेजों के कानून समाप्त किया लूट का, वो पप्पू बन गया। और जो ला रहा था खत्म करने के लिए वो हीरो बना बैठा दिल्ली में आज प्रधानमंत्री। ये प्रचार का तरीका है, बस ये प्रचार ऐसा करा, ये उस टाइम भूल गए सब लोग। राहुल गांधी की मेरी बातचीत हुई थी विट्ठल भाई पटेल हाउस में, क्योंकि हम भी लड़ रहे थे लाइव टाइम भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, राहुल गांधी भी लड़ रहे थे, हमारी बातचीत हुई थी, हमने पूरा साथ दिया और कानून लागू नहीं होने दिया मोदी वाला अध्यादेश। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूं, बीजेपी हो या ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ा किसान विरोधी व्यक्ति है दुनिया का, क्योंकि इन्होंने पहले बैठते ही हमें जमीन छीनने की कोशिश की। और एक और कानून बनाया उन्होंने, हमें मिलता था बोनस, 1 सेकंड की बात है बस, हमें बोनस मिलता था, बोनस। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पहला पास करा अपनी कैबिनेट में, किसानों को बोनस दिया जाएगा, हमारा बोनस समाप्त किया। भूमि अधिग्रहण कानून को दोबारा लाने की कोशिश की, बिल ला के हमारी फसल छीनने की कोशिश की, और अब तमाम इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश की जा रही है किसानों खेत छुड़वाओ, कारपोरेट को लाकर बसाओ हमारे खेतों पे। ये मैं बहुत साफ कर रहा हूं आपसे। इसलिए हम बिल्कुल राहुल गांधी के हम कभी विरोधी नहीं है। राहुल गांधी को मैं पर्सनल, यहाँ तो मेरा सवाल है, राहुल गांधी हिंदुस्तान के ऐसा लड़का है, ऐसा नेता है जो कहता हो करता है। एक बार हम स्वामीनाथन से मिले थे, स्वामीनाथन जी से हम पर्सनल मिले थे एक बार, उन्होंने एक ही बात कही हमसे कि अगर रिपोर्ट को लागू कर सकता कोई आप मिलो, एक ही व्यक्ति है राहुल गांधी, अगर हाँ कर देगा तो लागू होगी। तो राहुल गांधी यहाँ तो सवाल है, आप पर्सनली उसका सपोर्ट करते हैं। और मैंने इसलिए कही वो बात कि बागपत में जब थे राहुल गांधी, अगर उनके सलाहकार उन्हें बता देते ये बात कि गन्ने का रेट तय नहीं हुआ है, और वो अगर बोल देते तो वो पूरे हिंदुस्तान में जाती आवाज, तो एक आवाज बनती किसानों की बहुत बड़ी। मैं इसलिए कह रहा था उसको, उनके सलाहकारों ने बताया नहीं बात, ये क्या हमें कहना है यहाँ, इसलिए मैं कह रहा था आपसे, और कोई बात नहीं थी। नहीं चौधरी साहब, मैं ये भी समझता हूं कि आप मुझसे गुस्सा हो सकते हैं कि आपने ये किसानों पे कार्यक्रम क्यों नहीं किया, आप जाके गोदी मीडिया से थोड़े कहेंगे कि क्यों नहीं किया। तो मैं इस बात को नहीं, क्योंकि आप तो शिकायत मुझसे करेंगे ना कि आपने किसानों पे कार्यक्रम नहीं किया इतने दिन जी, आपने गन्ना पे नहीं किया, तो वो मैं उस चीज को समझ सकता हूं।